नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हाजिर निहारिका महेश्वरी। जो 6 दशक पुराने योजना आयोग की जगह लेने वाली नीति आयोग की आज बैठक हुई, बहुत अच्छी तरीके से बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अध्यक्षता की। पहली बैठक में 31 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में यूनियन बजट, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रमुख योजनाएं, उस पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ बैठक में असहमति, विरोध के भी सुर सुनने को मिले। खासतौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस खेमे में ज्यादा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीति आयोग पर सवाल खड़े करे। हरीश रावत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक है, लेकिन इससे बेहतर तो योजना आयोग भी था। थोड़ा मन में उनके संदेह। अब अखिलेश यादव संघीय ढांचे के सम्मान पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे, तभी कुछ जोर देखने को मिलेगा। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हुई, जिसमें गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया। ये दोनों टास्क फोर्स अलग अलग राज्यों की जरूरत के हिसाब से राज्यों की मदद के लिए काम करेंगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल भी शामिल हुए। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के 3 सब ग्रुप होंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। हर राज्य के अंदर 2-2 टास्क फोर्स बने। पहली टास्क फोर्स होगी गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन, और दूसरी टास्क फोर्स है जो हर राज्य में होगी, उस राज्य की परिस्थिति विशेष को देखते हुए नीति आयोग के नियंत्रण में कि किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में आगे विकास हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य के बीच संवाद की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी शर्तें काफी कड़ी हैं और उनका फायदा केवल कुछ ही राज्यों को मिल पाता है। अखिलेश ने इन नियमों को नरम और लचीला बनाने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई योजनाओं के जरिए राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए और केंद्रीय योजनाओं का कम से कम 50% बजट एक मुश्त उपलब्ध कराया जाए। नीति आयोग के कामकाज में पारदर्शिता के लिए एक उप समिति के गठन का मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सकारात्मक रुख का स्वागत किया। साथ ही देश के विकास में पुराने योजना आयोग के महत्व को भी गिनाना नहीं भूले। अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच में छोड़कर निकले हरीश रावत ने ये भी कहा कि अभी नए आयोग के भविष्य को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमने आग्रह किया है कि जो हमारे राज्य हैं उनके लिए स्पेशल स्टेटस बना रहना चाहिए और जो फंडिंग पैटर्न है वो भी यथावत बना रहना चाहिए। और हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि इन राज्यों के अपने भौगोलिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार को इनके सीमांत क्षेत्रों के विकास का दायित्व पूरी तरीके से उठाना चाहिए। जो हिस्टोरिकली नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवे के मामले में इन राज्यों के साथ ज्यादती हुई है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर चर्चा हुई। इसे 2017 से लागू किया जा सकता है। साथ ही स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, 2022 तक सबके लिए आवास, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी लिए गए। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक कई मायनों में खास रही। यह बैठक अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में विकास का एजेंडा तय करती रही राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठकों से बिल्कुल अलग रही। एनडीसी की प्रक्रिया जहां केंद्रीयकृत होती थी, वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर सहकारी संघवाद का प्रभाव रहा। एनडीसी की बैठक में जहां प्रधानमंत्री मंच पर बैठते थे जबकि सभी मुख्यमंत्री उनके आगे बैठते, तो वहीं दूसरी ओर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक गोल मेज पर हुई, जिसमें सभी मुख्यमंत्री पीएम के साथ बैठे।
बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि कृषि और गरीबी से निपटने के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई है वो किस तरह से राज्यों के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि इस आयोग की सफलता की अगर ये पहली सीढ़ी होगी तो देश की 70% आबादी के सपनों को पूरा करने की ओर देश का पहला कदम। अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नीति आयोग दरअसल है क्या? आपको याद होगा 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसका बढ़ चढ़कर ऐलान किया था। क्या है ये, पहले वो आपको बताते हैं। योजना आयोग की जगह मोदी सरकार ने इसका गठन कर दिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम भारत को बदलेंगे, मेक इन इंडिया। सरकार ने नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को कर दी। औपचारिक आयोग केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर नीति निर्माण करने वाले संस्थान की एक सशक्त भूमिका निभाएगा। और इस पर अतिरिक्त चर्चा करने के लिए जो ये पहली विशेष बैठक हुई है, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए क्या है नीति आयोग और नीति आयोग के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, क्या इसके मेन कॉम्पोनेंट्स एलिमेंट है, इसका फंडामेंटल क्या है, राज्य के विकास के लिए एक संघीय ढांचे का सम्मान करने के साथ साथ पूरे देश में इसकी प्लानिंग किस तरीके से देखने को मिलेगी, क्या ये फुल प्रूफ है। आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं जो अर्थशास्त्री भी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आकाश जिंदल जी, वेलकम। आकाश जिंदल जी, ये जो पहली बैठक हुई, आपको याद होगा कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, इसमें काले धन पर चर्चा हुई थी कि हम एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की बात की थी और बोला था कि हम राज्य के बिना हम शून्य हैं, राज्य के साथ मिलकर हम काम करेंगे। जो पहली बैठक हुई है उसमें क्या गूफ अप्स है, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन के कारण ममता बनर्जी नदारद रही, हरीश रावत भी बाहर निकलकर चल गए। आपको लगता है कि सिस्टम अच्छे से काम करेगा? देखिए, इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहले तो जो आपने पहले बड़ा एक रेलेवेंट मुद्दा उठाया, प्लानिंग कमीशन और जो है नीति आयोग। आई थिंक प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया था उस समय की जो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, जो इंटरनेशनल बैकड्रॉप था, उसको देखते हुए एक अच्छी बॉडी थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी। आज जो है देश की रिक्वायरमेंट्स कुछ चेंज हो चुकी हैं, देश के सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, या मोटे तौर पे कहे तो ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज। ग्राउंड रियलिटीज एक ऐसा शब्द है जिसमें सारा कुछ आ जाता है। तो उन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए एक नई बॉडी, एक नए ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। और नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोएक्टिव, प्रो पीपल की बात हो रही है, साथ ही साथ स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है हर चीज पे, तो आई थिंक आज के वक्त की और आज के समय की रिक्वायरमेंट है। ये तो आ गई कॉन्सेप्ट की बात। तो एज ए कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से मैं एज एन इकोनॉमिस्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं, बहुत अच्छी बॉडी मान रहा हूं। अब जो दूसरा आप स्टेप में आएंगे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट की तो वही हो जाती है हिंदुस्तान में कि प्रैक्टिकली इस चीज को आप कैसे आगे ले जा पाओगे। अब इसमें क्या है कि ओनस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी है, स्टेट गवर्नमेंट पे भी है। जब तक पूरी तरह दोनों का आपस में जो है कोऑपरेशन नहीं होगा, एक साथ मिलकर नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है जो एक्चुअल रिजल्ट्स हम सोच रहे हैं वो रिजल्ट्स जो नहीं आ पाएंगे। तो दोनों के बीच में पूरा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, जरूरी चाहिए, तभी जाके चीजें होंगी। बिकॉज एक फैक्ट है, चीजें सेंटर ने प्लान करनी है, इंप्लीमेंट कहां होनी है? स्टेट्स में। काम तो सारा का सारा। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, जो बात आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की, इसमें सबसे पहले उन्होंने यही बात रखी कि मतभेद को बुलाकर वृद्धि, निवेश, रोजगार के लिए हमें काम करना है। तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करें, कुछ राज्य के इंटरेस्ट दूसरे राज्य के लिए एंटी भी हो सकते हैं, कुछ बॉर्डर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जिस चीज से मान लीजिए फर्ज कीजिए यूपी लाभान्वित होगा, उत्तराखंड के लिए वो नुकसान है, तो इस चीज को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? इसे एक बौद्धिक संस्थान बताया जा रहा है ना, तो ये बुद्धि इसमें कैसे काम करेगी? आई थिंक अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को कुछ हद तक एड्रेस किया गया है। देखिए, आज जो सब ग्रुप्स की बात की गई है, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आई थिंक इस चीज को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है कि इसमें देखा जाएगा कि हर स्टेट के सीएम की राय ली जाएगी, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उनके लिए जरूरत की है, कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की उन्हें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर पूछे, इंटर स्टेट कोई इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से तो सेंटर और स्टेट्स का ही जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा हो जाए तो चीजें बहुत सही हो सकती हैं। बिकॉज इसमें क्या है, स्टेट्स को मेरे हिसाब से पूरे मन के साथ सेंटर के साथ मिलकर बैठना होगा। महज ये नहीं देखना होगा एलोकेशन क्या है, और सेंटर को भी देखना होगा कि अल्टीमेटली जो है स्टेट के अंदर काम हो जाए। बिकॉज पॉवर्टी एलिवेशन हो गई और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की ग्रोथ, ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप पूछे मुझसे कि जो इसके टारगेट्स हैं, टारगेट्स बिल्कुल सही सेट किए गए हैं। टारगेट्स पे कैसे पहुंचना है, उसके लिए अगेन मैं उसी चीज को बार बार रिपीट करूंगा, कोऑपरेशन आपस में जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्रिकेट में मैच होता है ना, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो मैच बहुत टाइट होता है
उसमें रनिंग बिटवीन द विकेट 15-20 रन जो है वो फर्क डाल देती है और वही मैच जीता जाता है या नहीं जीता जाता उसका फैसला करती है। तो वो जो चीज है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए, स्टेट से पूछ के ही काम होना चाहिए और पीएम साहब सही कह रहे हैं कि स्टेट्स को उस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है कि कौन सी स्कीम आपकी यहाँ होनी है कौन सी नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है किस तरीके से की जाए और आज तो सीएम्स की बैठक भी की गई इसी के लिए कि वो अपने व्यूज दें कि कैसे कैसे चीज है। नहीं तो फिर फर्क क्या हो गया? योजना आयोग भी तो इसी तरीके से काम करता है और जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है वो इसी बात को तो अपोज करने कि हमारे योजना आयोग को आपने उखाड़ बार फेंक दिया 6 दशक पुराना। आपका रुख ठीक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन कांग्रेस पॉलिटिकल रीजंस के कारण इसे अपोज कर रही है। मेन चीज आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक बड़ी चीज है, वो ही नहीं देखने को मिलेगा तो फिर एलोकेशन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें क्या आ सकती हैं? इसके लिए विकल्प क्या हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए प्लानिंग कमीशन की बात कहें और नीति आयोग की, इसमें कई चेंजेस हैं। प्लानिंग कमीशन जब ये बनाया गया था, आज आप 50s और 60s की रिक्वायरमेंट देखिए, देश की ग्रोथ का एंगल क्या था। देश एक तरीके से ग्रो कर रहा था, पीएसयू को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस थी हर जगह पे। आज क्या है, जमाना है प्राइवेटाइजेशन का, जमाना है लिबरलाइजेशन का। आज देखिए मैन्युफैक्चरिंग का एक रोल लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जो पॉवर्टी एलिवेशन कर सकती है, देश से गरीबी हटा सकती है, देश के युवाओं को रोजगार दे सकती है। आज हम देख रहे हैं इतने प्रयासों के बाद भी, इतने सालों के बाद हर तरह की सरकार ने प्रयास किए, कैसे अच्छे किए अच्छे नहीं किए, आज भी हम पॉवर्टी एलिवेशन नहीं कर पाए हैं। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। आज भी हमारे यहाँ जो बीपीएल भाई बहन है हमारे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत तकलीफ में है वो लोग और लोगों को अभी भी जो है बेसिक एसेंशियल्स नहीं मिल पाए हैं। आप हेल्थ और एजुकेशन तो छोड़िए, और रोटी कपड़ा और मकान जो है वो बेसिक एसेंशियल्स भी हम देश में नहीं दे पाए हैं। अब उसके लिए जरूरत क्या है? जरूरत है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की, बिकॉज एग्रीकल्चर को हम ग्रो कराएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर को ग्रो कराएंगे तो एक उसमें कैच भी ऑटोमेशन आएगी, ऑटोमेशन आएगी तो हम ज्यादा जॉब्स नहीं दे पाएंगे। अब उसे आप ले आइए सर्विसेज इंडस्ट्री पे, सर्विसेज इंडस्ट्री बीपीओ आईटी हो गया, ऑलरेडी हम ग्रो कर चुके हैं, बट सर्विसेज इंडस्ट्री में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, क्या हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? क्या हम पॉवर्टी एलिवेशन कर पाएंगे? अब देखिए सिंपल सी बात है, 90s में मैं एक डेस्कटॉप यूज करता था, डेस्कटॉप से लैपटॉप पे आया, नई चीजों पे आया, आज तो इस मोबाइल में जो है हम सब जानते हैं सारा कुछ है, तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ जॉब्स वहां भी कट डाउन होगी। तो आई थिंक ये है इश्यू यहां पे है कि आज के हिसाब से पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस डालना जरूरी है और नीति आयोग का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देगा। और डुअल साइडेड है, वो कह रहे हैं कि हम राज्य को कॉपरेट करें तो राज्य भी हमारी कुछ योजना उसमें कॉपरेट करे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इसमें तो ये मतलब एक तरीके से एक ही रोप है, दोनों तरफ से इसको बांध दिया गया है, ये डुअल प्रोसेस कर दिया गया है। तो ये एक फैक्टर है जिसके कारण ये आगे जा सकता है। तुम भी मुझे कॉपरेट करो, मैं भी तुम्हें कॉपरेट करूं, लेकिन अगर तुम इतना कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या? एक करीब 16-17 साल पहले एक फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। आई थिंक बार देखते हैं सब उसको। हाँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मैसेज हियर इज, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस वुड बी माई रिक्वेस्ट टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट शुड बी द अप्रोच। अगर वो अप्रोच लेके चला जाए तो वो चीज हो जाएगी। देखिए अब जैसे ये है स्वच्छ भारत मिशन है, अब इसमें तो सबका कोऑपरेशन होना चाहिए। देखिए आज की तारीख में हम जानते हैं भारत में कितने लोग जो हैं, कितनी ऐसी बीमारियां फैलती हैं, कितनी इस तरह की डिजीज फैलती हैं जिससे बहुत लोग जो है जिनकी डेथ हो जाती है, बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। आज स्वाइन फ्लू का इश्यू हमारे सामने कितना है। अगर हम क्लीनलीनेस की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारा कंट्री क्लीन होगा और जितनी तरह की जो है बीमारियां भारत में फैलती हैं, एक या दूसरे से जो है आगे की आगे फैल होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, वो कम हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, इसको लेकर जो बैठक हुई है और इस साल जो चुनाव है, अगले साल जो चुनाव है, संघीय ढांचे का समान केंद्र राज्य के कोऑपरेशन फैक्टर की, राजकाज का बेहतर संचालन हो, मनोवांछित परिणाम देखने को मिले और केंद्र राज्य में जो कोऑपरेशन है उसकी नजीर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और राजनीतिक मजबूरियों को हटाकर एक आदर्श यहां पर मॉडल विकसित हो। शायद यही नीति आयोग का मकसद है और इसमें राज्यों की भूमिका के साथ साथ केंद्र की भूमिका बराबर में है। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल है और दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा इस पूरी मीटिंग का जायजा लेके आए। अनुराग, कौन खुश होकर निकला और कौन पॉलिटिकल मजबूरी के कारण पहले ही बीच में चला गया, कौन थोड़ा रुका रहा और फिर नेगेटिव फीडबैक दिया? देखिए निहारिका, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बात करें तो वो मीटिंग में आए जरूर, क्योंकि उनका आना मजबूरी थी, वरना आरोप लगते कि जिस तरीके से राज्यों के विकास की बात केंद्र सरकार करती है, राज्यों के मुख्यमंत्री साथ नहीं देते। खासतौर पर वो मुख्यमंत्री जो
कांग्रेस के या किसी दूसरी पार्टी के हैं। तो हरीश रावत वहां पर आए, अपना एजेंडा उन्होंने सेट किया, बताया कि उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य है उसका उत्थान किस तरीके से हो सकता है, क्यों इस राज्य का गठन हुआ, क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करता है उत्तराखंड राज्य के लिए। तो ये सब तमाम बातें उन्होंने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संवाद बहुत जरूरी है, जब तक संवाद नहीं होगा राज्यों के साथ तब तक राज्यों का विकास संभव नहीं है। इसके अलावा जो केंद्रीय बजट तय होता है उसका पैसा समय पर नहीं मिल पाता। उसके बाद हरीश रावत उस मीटिंग से उठकर चले गए। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का जो एजेंडा था वो पूरी तरह से सेट था निहारिका, क्योंकि योजना आयोग की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि योजना आयोग बहुत बेहतर है और देश आज जिस हालत ये पर जाकर वो आकर खड़ा है, पॉलिटिकल जिस बात हो तरीके से गई ना विकास का कि एजेंडा- योजना आयोग बेहतर था, प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक है लेकिन नीति आयोग कुछ काम नहीं करेगा, पहले से ही नेगेटिव। ममता बनर्जी वहां पर नहीं आई थी, बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए थे। हालांकि सरप्राइज फैक्टर था कि तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। अनुराग, जितने भी सीएम्स वहां पर मौजूद थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो भी इस तरीके की बैठक में जाते थे, हिस्सा लेते थे, फिर अपना नेगेटिव फीडबैक देते थे, लेकिन हिस्सा जरूर लेते थे और कोई कोई प्रॉक्सी भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर भेज देते थे। क्या कौन सा ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री है जो गैर बीजेपी का आपको दिखा, जो कह रहा है कि ठीक है हम कॉपरेट करने को तैयार है, इससे हमारा राज्य लाभान्वित होगा, हम इस मॉडल का सम्मान करते हैं, इस बहाने कुछ मिलेगा? तो इलेक्शंस भी हैं तमाम राज्यों में इस साल और अगले साल। देखिए निहारिका, जितने भी गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री थे सभी ने कॉपरेशन करने का वादा किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो नीति आयोग बना है इसका एजेंडा बेकार है, इससे सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपना जो पुराना उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने बताया। कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो योजना आयोग पुराना था वो भी बेहतर काम कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से नीति आयोग काम करेगा, जो एजेंडा बताया गया, यूपी के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो नीति आयोग का एजेंडा उनके पास पहुंचा वो समय पर नहीं पहुंचा, तो इसलिए इस पर जो मत किस तरह से देंगे, असहज स्थिति उनकी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जब तक राज्यों के साथ बेहतर तालमेल और जो केंद्रीय बजट प्लान होता है उसका 50% नहीं मिलता राज्यों को, तब तक विकास की बात करना बिल्कुल बेकार की बात है। तो बाकी जितने भी मुख्यमंत्री आए थे सभी से लगभग हम लोगों की बात हुई थी, तो सभी ने कहा कि जो नीति आयोग बना है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नरी बॉडी है, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, जो बड़े अधिकारी हैं किसी भी राज्य के उनकी उसमें सहभागिता होगी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट सभी ने दिखाया। लेकिन उन्होंने कहा कि नीति आयोग अभी बना है, इसका भविष्य में ये किस तरीके से काम करेगा ये देखना होगा, इसलिए कोई आज स्पष्ट ये नहीं कह पाया। स्केप्टिकल यहाँ पर नजर आया और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुझाव भी अनुराग यहाँ पर दिया और ये सुझाव पर किस तरीके से नीति आयोग काम करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासतौर पर उन राज्य की बात अगर हम करें जहां पर इस साल अगले साल इलेक्शन होने हैं। आकाश, हमारे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में बताइए कि इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले शिलान्यास होता है तो लोग इंतजार करते हैं कि उद्घाटन कब होगा, उद्घाटन जब होता है तो उसके बाद इंतजार करते हैं कि क्रियान्वयन कब होगा, क्रियान्वयन थोड़ा बहुत जैसे तैसे हो जाता है तो इसका असर नहीं दिख रहा है। अब नीति आयोग को कैसे फुल प्रूफ माने? देखिए, ये फुल प्रूफ बनाया जा सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट फुल प्रूफ है, 100 में से 100 नंबर देता हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन को फुल प्रूफ बनाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है सेंटर और स्टेट्स को क्रेडिट शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि इसकी वजह से जो बेनिफिट्स मिले, जो जनता को फायदा मिले, उसका क्रेडिट सेंटर को भी मिले और स्टेट्स को भी मिले, और ये चीज जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो जाए कि हाँ, उसकी वजह से जो एडवांटेजेस मिलने वाले हैं उसका श्रेय या क्रेडिट मात्र सेंटर को ना मिले, स्टेट्स को भी मिले कि किस किस तरीके से वो चीजें जो है इंप्लीमेंट हो रही है। बिकॉज आपने बड़ी रेलिवेंट बात की, चुनाव होने वाले हैं तो सबको जो है अपने वोटर्स का ध्यान रखना है, सबको अपने वोटर से वोट चाहिए। ऐसे में इस चीजों को अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी फायदे में है। वो उनको स्टेट गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए कि अगर सेंटर के साथ मिलके कोई चीज वो कर लेते हैं और अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट कर लेते हैं और क्रेडिट उनको मिलता है तो उनके लिए जो है क्या बुराई है। आई थिंक यहां पे थोड़ा जो आउटलुक है वो इस तरीके का रखना होगा, सेंटर को भी स्टेट्स को भी, कि जहां प्लानिंग और आइडियाज की शेयरिंग है, कल को जो इसकी वजह से डिविडेंड्स रीप होते हैं उसका भी क्रेडिट शेयर हो आपस में। जो है कहीं भी देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आएंगे, अगर एक कंपनी की मीटिंग भी होती है, सारे कंपनी के ही इंप्लॉयज या डायरेक्टर्स होते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आते हैं कि कैसे किस चीज को इंप्लीमेंट किया जाना है, बट वो डिफरेंसेस स्मूदन आउट हो सकते हैं। बिकॉज आइडिया क्या होता है कंपनी ग्रोथ का। यहां मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, लास्ट 10 सेकंड लूंगा सारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी और सेंटर से भी,
इस चीज को अगर सोचे कि हिंदुस्तान की ग्रोथ करानी है जी। तो आपस में डिफरेंसेस स्मूथ आउट किए जाएं तो ये सारी चीजें अचीव बिल्कुल क्रेडिट हो सकती शेयरिंग हैं। और कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, और जिस तरीके से आपने बोला अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो सिर्फ मैंने नहीं करा, हम एक दूसरे के पूरक है, टीम ने करा। नीति आयोग का ये मकसद है और उम्मीद है कि इसके एक मिराक्युलस परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है।